जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज है 30 जनवरी को दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 30 जनवरी फर्स्ट में पूछे गए 20 जीके जिसके प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो चलिए उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था दोस्तों कि सम्राट अशोक का मृत्यु कब हुआ था। तो सम्राट अशोक दोस्तों आपको मालूम होंगे मौर्य वंश का एक प्रतापी शक्तिशाली राजा थे। तो उनका जो मृत्यु है आपका 232 ईसा पूर्व में हो गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 232 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा चक्रवर्ती सम्राट अशोक का दोस्तों आपका देवना प्रिय एक उपनाम था, जो कि आपका बार बार एग्जाम में पूछता है कि देवना प्रिय किस शासक का नाम था। तो आपका अशोक मौर्य हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था। तो कलिंग का युद्ध दोस्तों आपका अशोक का अंतिम युद्ध था। पिछले शिफ्टों में पूछा गया था कि कौन से शासक ने किस युद्ध के बाद सब कुछ त्याग दिया था। तो उसका राइट आंसर अशोक था। वही कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने सब कुछ त्याग दिया था। इसके अलावा सम्राट अशोक का जन्म आपको बता दें तो 304 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु आपका 232 ईसा पूर्व में हुआ था। तो राइट आंसर 232 ईसा पूर्व हो जाएगा। ये मौर्य राजवंश के संस्थापक थे, मौर्य शक्तिशाली राजा थे जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं उनके लिए अभी एक बढ़िया ऑफर चल रहा है, जो कि दोस्तों आपका सिलेक्शन मिसाइल नामक से चल रहा है, जो कि 28 से 31 जनवरी तक चलना है। अभी 2 दिन बाकी है, जिसमें दोस्तों अगर आप परचेज करते हैं मॉक टेस्ट या पासेस तो अब आप हर घंटे एक स्मार्टफोन जीतने का भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका 1 साल के पैसा में 2 साल का पास आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ ही प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। तो 499 का जो पास है आम दिनों मिलता है वो आपका 299 मिलेगा। इसके अलावा हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो ये पास दोस्तों मात्र आपको 269 रुपये में ही मिल जाएगा। और सबसे बड़ी खासियत इस सेल का ये है कि आपको 1 साल की जगह 2 साल का वैलिडिटी मिलता है। ठीक है, तो 2 साल के अंदर जितने भी सरकारी एग्जाम होते हैं उसका आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्जाम अभी बाकी है, जैसे MTS बाकी है, CHL बाकी है, इसका रेलवे का भी वैकेंसी आना है। तो आप लोग पास को परचेज कर लीजिए और अपना एक बेहतर तैयारी कीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कीजिएगा। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका बेवरन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अंतिम में सभी क्रिकेट स्टेडियमों को देखेंगे। तो जो लोग भी देखना चाहते हैं अंतिम तक रुकिएगा। ऐसे जो आपको बता दें कि जो बेवरन स्टेडियम है आपके आज के शिफ्ट में पूछा गया था, जो कि दोस्तों पश्चिम भारत में मुंबई में क्रिकेट मैदान है। तो उसका राइट आंसर आपका मुंबई हो जाएगा, जिसे ब्रिटिश बॉम्बे काल में बनाया गया था। यहाँ मुंबई की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम का घरेलू मैदान था। यह खेल मैचों के लिए 50,000 लोगों को समायोजित करता है, मतलब 50,000 लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं। और मैदान का स्वामित्व क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया CCI के पास है। और बेवरन के नॉर्थ स्टैंड में भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI का मुख्यालय है। और 2006 तक 1983 क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी थी, जब दोनों के पास वानखेड़े स्टेडियम में नवनिर्मित किसी स्टेडियम में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप अंतिम तक रुकिएगा जो लोग भी क्रिकेट स्टेडियम को देखना चाहते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेगा ही मिलेगा आने वाले शिफ्टों में। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुआ था। तो ये पूछा गया था, बिल्कुल नया क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन तो आपको बता दें कि 2011 का जो जनगणना है आपका 202 चरण में पूरा किया गया था। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जनगणना 2 चरणों में किया गया था। पहला तो आपका घर की सूची था। इसके अलावा पहला चरण में दोस्तों आपका देश भर में 2010 में विभिन्न राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों की सुविधा के आधार पर अप्रैल और सितंबर के बीच आयोजित किया गया था, पहला चरण था। इसके अलावा दूसरा चरण में आपका जनसंख्या गणना किया था, जो कि दोस्तों आपका 9 फरवरी 2011 से पूरे देश में शुरू हुआ था, 18 फरवरी 2011 तक चला था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 आपका हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत की जो जनगणना है 2011 जनगणना हुआ था, उसका आयुक्त कौन थे जनगणना, तो C चंद्रमौली आपके इसके राइट आंसर हो जाएंगे। द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है, जो कि 1 मई 2010 को प्रारंभ किया गया था। तो ये दोस्तों आपका 15वीं जनगणना है 1872 से, लेकिन आज़ादी के बाद पूछेगा तो ये आपका 7वीं जनगणना है। ठीक है, आपको मालूम होगा पहला जनगणना आपका 1872 में हुआ था, वो उस समय से आपका 15वीं था, लेकिन आज़ादी के बाद आपका 7वीं है। इसके अलावा दोस्तों आपको बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका 49वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमेश ललित ने देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। तो 49वें जो मुख्य न्यायाधीश आपके हो जाएंगे जस्टिस उमेश ललित आपके बिल्कुल हो जाएंगे। इसके अलावा 48वें चीफ जस्टिस कौन थे, तो आपके NV रमन्ना थे। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में आपका 50वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो वर्तमान में दोस्तों आपका न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को 9 नवंबर 2022 के भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ये दोस्तों आपका भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, इसके अलावा पहले कौन थे, तो न्यायमूर्ति श्री HJ कानिया भारत के पहले
मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। इनकी नियुक्ति है कौन करता है दोस्तों, आपका भारत के राष्ट्रपति करता है। एक क्वेश्चन लेकर पूछा गया था 2022 में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये दोस्तों क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से ही बना है, जो कि 700 क्वेश्चन का पीडीएफ तैयार किया गया है। अगर लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो कि आपका अब रिपीट हो रहे हैं या तो उससे जुड़े फैक्ट्स आ रहे हैं। तो आपका नीति आयोग के अध्यक्ष पूछा गया था, तो आपको बार बार बताते हैं कि नीति आयोग जो अध्यक्ष होता है वो आपका भारत के प्रधानमंत्री होता है। जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो आपके नीति आयोग के अध्यक्ष भी होंगे। तो इसका राइट आंसर आपका नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अलावा नीति आयोग का फुल फॉर्म बता दें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो गठन है आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ था। योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था 2014 में। इसके बाद 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग का गठन हुआ था। इसके अलावा भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए 1950 में स्थापित योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। इसके अलावा बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष के, तो सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा सीईओ की, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी का तो परमेश्वर अय्यर इसके सीईओ हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन के पूछा गया था 2 अगस्त 2022 में ICAR, ठीक है, ICAR की नई सचिव किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो आपको बता दें ICAR का फुल फॉर्म आपको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए जो प्रमुख हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक को कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग डेयर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नया सचिव महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर आपका हिमांशु पाठक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर सचिव पूछा गया होगा तो कोई लड़का बोल रहा था अध्यक्ष पूछा गया, तो अध्यक्ष को भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसका तो जो फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। इसके अलावा ICAR कृषि कल्याण मंत्रालय डेयर के तत्वावधान में देश में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। ये कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को रिपोर्ट करता है। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में स्थित है और निदेशक आपका डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र हैं। अध्यक्ष आपका नरेंद्र सिंह तोमर है, जो कि वर्तमान में कृषि मंत्री भी हैं। तो अध्यक्ष पूछा गया तो आपका ये हो जाएगा, सचिव पूछा गया होगा तो आपको हिमांशु पाठक जो कि ऊपर बता चुके हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार कंफर्म कर दीजिएगा सचिव पूछा गया था या अध्यक्ष पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत के महानियंत्रक महालेखा परीक्षक की कौन से अनुच्छेद में है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पीडीएफ से ही आपका आया है। तो आपको बता दें कि जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक का जो पद है आपको पहली बात तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, जो कि आपका कानून व्यवस्था और एकल नागरिकता भी आपको ब्रिटेन से ही लिया गया है। इसके साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद भी लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं भारत का संविधान भाग 5 के तहत आपका कैग भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र पद का प्रावधान करता है। तो भाग 5 में इसका वर्णन है, लेकिन आपसे अनुच्छेद पूछा गया था। तो नियंत्रक एवं और महालेखा परीक्षक का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 के तहत किया गया है। तो आपको ऑप्शन में 148 होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है जो कि भारत सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के द्वारा वारंट द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति कौन करता है, तो आपके भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि वह 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले भी हो वो पद धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेकर पूछा गया था भारत में 2019 में पद्मश्री का अवार्ड किसे दिया गया था। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछने देखने को मिला था, तो इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। अगर भारतनाट्यम ही था 2019 ही था तो ठीक है। अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है तो आप लोग से गुजारिश है कि जो लोग एग्जाम देकर आते हैं आप लोग जरूर से जरूर क्वेश्चन बताइएगा। एक क्वेश्चन लेकर पूछा गया था उपयोग पैसे की मांग आपूर्ति करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में डेबिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड था, इसका ऑप्शन दिया गया था। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, स्टूडेंट उतना ध्यान नहीं दे पाए और इसका जो आंसर है वो भी नहीं मिल पाया है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेकर पूछा गया दोस्तों आपका कि वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करने का जो डैश अधिकार है, ठीक है। तो आपका कौन सा अधिकार पूछा गया था कि कौन सा ये जो वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करने के लिए, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। ये आपका मौलिक कर्तव्य के तहत निहित है, जो कि वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। उसी में दोस्तों आपका वैज्ञानिक सोच मानवतावाद और साच और सुधार की भावना का विकास करना उसमें निहित है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। मूल रूप से आपका संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, जो कि बाद में 60वां संविधान संशोधन करके 2002 के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसके अलावा 11वां जो मौलिक कर्तव्य था बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित आपका था, ठीक है। उसी में दोस्तों आपका ये संबंधित है वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद और जांच और सुधार का विकास करना आपका उसी में निहित है, जिसका राइट आंसर मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लेकर पूछा गया था काठ का उल्लू होना का मुहावरा का अर्थ आपसे पूछा गया था। तो काठ का उल्लू होना का मुहावरा का अर्थ दोस्तों आपका क्या होता है, तो आपका मूर्ख होना होता है। तो इसका राइट आंसर आपका मूर्ख होना होता है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे ये कि माइटोकॉन्ड्रिया में झिल्ली बनी होती है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली प्रोटीन और फास्फोलेट की बनी होती है, जिसमें फोस्फेटिडिल
कॉलिन की मात्रा अधिक होता है, जिसकी मोटाई है 7 से 7 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 था। एक क्वेश्चन था आपका, कपास, जूट, रेशम, वस्त्र किस उद्योग में आता है? तो भारतीय वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से सूती उद्योग में कपास महत्वपूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराता है। भारतीय वस्त्र उद्योग में कपास, प्राकृतिक मानव निर्मित फाइबर, रेशम आधारित वस्त्र, बुना हुआ परिधान, अन्न प्रधान भी शामिल होता है। तो आपका भारतीय वस्त्र उद्योग आपके ऑप्शन में होगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका, फसल उत्सव कोई नपोवन था, एक आपका मार्शल आर्ट्स है जो कि आपका उत्तराखंड से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो जो लोग क्वेश्चन में आपका डाउट है, क्वेश्चन पूरा नहीं है, आप लोग से गुजारिश है कि जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जो क्वेश्चन है अब रिपीटेड होना शुरू हो गए हैं, तो आपके लिए PDF की व्यवस्था की गई है। PDF आपको अभी तक 40 से जितने भी एग्जाम हुए हैं आज का भी अपडेट कर दिया जाएगा। उसका जो शुल्क है दोस्तों आपका 20 रुपये रखा गया है। साथ में साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जोड़ा गया है, जिससे कि सारे जो प्रश्न आपका हर शिफ्ट में 7 से 8 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका मोबाइल नंबर दिया गया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ जाके सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। ठीक है, तो देखिए आज का जो नया आपका टॉपिक मिला था वो देखने को मिला था दोस्तों क्रिकेट स्टेडियम से, कि क्रिकेट स्टेडियम है जो कि किस राज्य में है, जैसा कि विवरण आपसे पूछा गया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे क्रिकेट स्टेडियम को देखेंगे। तो देखिए पहला जो आपका ईडन गार्डन है जो कि कोलकाता में स्थित है, उसके अलावा M A चिदंबरम स्टेडियम है जो कि चेन्नई में स्थित है, इसके अलावा अरुण जेटली स्टेडियम आपका नई दिल्ली में है, इसके अलावा बैबरन जो कि आज के सिर्फ ने पूछा गया था मुंबई में है, इसके अलावा दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम आपको बता दें जो कि कानपुर में है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका M चिन्नास्वामी स्टेडियम आपका बेंगलुरु में है, वानखेड़े दोस्तों आपका मुंबई में है, बारामाटी स्टेडियम दोस्तों आपका कटक में है, इसके अलावा सवाई मानसिंह स्टेडियम आपका जयपुर में है, इसके अलावा नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका अहमदाबाद में है। ठीक है, ये भी नया है, सबसे बड़ा स्टेडियम दुनिया का। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम आपका मोहाली में है, इसके अलावा डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों आपका विशाखापट्टनम में है, इसके अलावा दोस्तों राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आपका हैदराबाद में है, इसके अलावा होलकर स्टेडियम दोस्तों आपका इंदौर में है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम आपका नागपुर में है, इसके अलावा महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम दोस्तों आपका पुणे में है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम दोस्तों आपका राजकोट में है, इसके अलावा JSCS क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों आपका कहाँ है? रांची में, जो कि पहला न्यूजीलैंड का जो आपका T20 हाल ही में हुआ है वो खेला गया था। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम एसोसिएशन स्टेडियम दोस्तों आपका धर्मशाला में है, ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड ग्रेटर नोएडा दोस्तों आपका ग्रेटर नोएडा में है, इसके अलावा डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों आपका कहाँ पर है? तो गुवाहाटी में है, इसके अलावा दोस्तों ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों आपका तिरुवनंतपुरम में है, इसके अलावा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों आपका देहरादून में है, और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों आपका लखनऊ में है, जो कि दोस्तों आपका कल का न्यूजीलैंड का जो आपका मैच हुआ था इंडिया में न्यूजीलैंड का, वो आपका इसी ग्राउंड में खेला गया था, श्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, ये आपका लखनऊ में स्थित है, तो वहीं पर आपका खेला गया था। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आए थे और नया जो टॉपिक था उसको मैंने बताने का आपका प्रयास किया है। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन मेरे को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।